नमस्कार दोस्तों, शर्मा एजुकेशन में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं मनीष शर्मा आपका एक बार शर्मा एजुकेशन में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए एक खुशखबरी लाया हूं। खुशखबरी ये है कि आपको हमारे चैनल में एक आज नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। जो बच्चों की बहुत रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर फिजिक्स की सीरीज शुरू की जाए, तो दोस्तों हम आपके लिए फिजिक्स की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसका आज पहला वीडियो इंट्रोडक्शन आ रहा है। दोस्तों, बहुत से बच्चों की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर फिजिक्स की सीरीज़ शुरू करिए अपने चैनल पर, ताकि हम लोग सही टाइम पर फिजिक्स को कंप्लीट कर सकें। क्योंकि आने वाले आगामी जो एग्ज़ाम हैं उसमें से जैसे पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल की, जैसे एनटीपीसी सीबीटी 2, कुछ ऐसे नेक्स्ट अभी आने वाले एग्ज़ाम हैं जैसे एमपीपीएससी, इन सब चीज़ों में फिजिक्स का जो सिलेबस है वो अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। तो दोस्तों, हम भी चाहते हैं कि इन एग्ज़ामों के आने से पहले सही टाइम पर हम आपको ये फिजिक्स का जो कोर्स है वो कंप्लीट करके दे सकें और आप लोग उसे सही तरीके से कंप्लीट कर सकें। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए हम बेस्ट तरीके की और बेस्ट टीचर के साथ आप लोगों के लिए फिजिक्स की सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसे आज एक नए टीचर आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे, जिसे फिजिक्स का इंट्रोडक्शन जो लेकर के आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप धैर्य बना के रखिए, वो नए टीचर आपको अभी सामने थोड़ी देर से आने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो फिजिक्स है, जैसे कि आप जानते हैं, सभी लोग इससे परिचित हैं फिजिक्स से। फिजिक्स का हिंदी अर्थ होता है भौतिक। क्या होता है? भौतिक। और भौतिक वो वस्तु होती हुई हैं जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, जो अपनी पूर्व अवस्था में आती हैं। वो सब पूरी दुनिया में पाई जाने वाली जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी की सभी क्या हैं? भौतिक है। लेकिन अगर हम इसको पूरी डीपली तरीके से अगर हम बांट के पढ़ें ना, तो वो दो प्रकार की होती है। एक विजुअल होती है और एक अनविजुअल यानी कि अदृश्य होती है, जिसको एनर्जी वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में रखते हैं। तो वो सब चीज़ों के बारे में आज सर आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन में। तो मैं बुलाना चाहूँगा उन सर को, साहिल पटेल जी को, जो आपके लिए आज फिजिक्स की सीरीज लेकर के आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये हैं आपके साहिल पटेल जी, जो आज से आप लोगों के लिए फिजिक्स की सीरीज लेकर आएंगे, जिनका आज पहला वीडियो इंट्रोडक्शन होने वाला है। तो चलिए अब हम सुनते हैं साहिल जी को, वो आप लोगों के लिए क्या क्या सेवाएं दे रहे हैं। धन्यवाद सर आपका, जो आपने मुझे इस लायक समझा और अपने चैनल में मौका दिया, जिसकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हो पाया। और कोशिश करूँगा जो सर ने मुझसे उम्मीदें रखी हैं तो उनमें मैं खरा उतर सकूँ और अपने अनुसार आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट उपलब्ध करा सकूँ। उसमें कोशिश करता हूँ अपना, और अपन पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिना देरी किए अपन पहला वीडियो देखते हैं। भौतिक विज्ञान का परिचय। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। दोस्तों, हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स का देखते हैं आजकल आज के समय में होने वाली समस्त एग्ज़ाम, चाहे वह एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, या एमपी पुलिस कांस्टेबल हो, कोई सा भी एग्ज़ाम देख लो, उसमें से फिजिक्स का एक बहुत बड़ा महत्व होता है और एक अच्छी भूमिका निभाता है। और न्यूमेरिकल के साथ उसमें क्वेश्चन आते हैं। तो अपन हर एक प्रकार के टॉपिक इसमें देखेंगे, जहाँ से न्यूमेरिकल भी बनते हैं, थ्योरिकल भी आते हैं, हम सब कुछ देखेंगे। और यदि हमें जब तैयारी में ही अपना जीवन देखते हैं हम और नौकरी करना है, तो अपन मेहनत तो करेंगे। कहते हैं बिना मेहनत के नसीब तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो दोस्तों, देखते हैं हम अपना सब्जेक्ट। पहले देखते हैं हम विज्ञान क्या होता है, उसके बाद देखेंगे हम फिजिक्स, विज्ञान, साइंस। दोस्तों, प्रकृति का क्रमबद्ध ज्ञान, प्रकृति का क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान कहलाता है। अब हमने इसमें देखा, विज्ञान में हम जो अध्ययन करते हैं, प्रकृति का अध्ययन करते हैं। तो हम देखते हैं जब प्रकृति का अध्ययन करते हैं,
प्रकृति में हमें कितने प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं? प्रकृति में हमें 2 प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं। एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। अब सजीवों में हम देखते हैं सजीव लिविंग थिंग्स बोलते हैं इन्हें, और निर्जीव को बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। दोस्तों कवर करेंगे हम, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम वाले बच्चे आराम से पढ़ सकें। प्रकृति एंड इट नेचर। अब देखते हैं हम सजीव। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं उसे बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान क्या? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के पिता होते हैं जो उन्हें बोलते हैं हम अरस्तु। जीव विज्ञान के जो पिता हैं उन्हें बोलते हैं अरस्तु, इंग्लिश में अरिस्टोटल। अब देखते हैं हम निर्जीव। निर्जीवों में हम पाते हैं हमें 3 प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं निर्जीव में। पहला मिलता है हमें द्रव यानी लिक्विड। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लिक्विड या तरल का अध्ययन करते हैं, कहने का तात्पर्य विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तरल पदार्थों की क्रिया, अभिक्रिया व संरचना का अध्ययन करते हैं उसे रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री कहते हैं। और केमिस्ट्री के पिता हैं लेवोजियर। हमने देखा सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। निर्जीवों में 3 प्रकार की वस्तुएं होती हैं। द्रव पहला है जिसका अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है, दूसरा है ठोस और तीसरा है गैस। ठोस यानी सॉलिड और गैस। अब सॉलिड और गैस इसमें हम थोड़ी अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे आएगा नहीं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम इन्हें ऊपर देखते हैं दोबारा अच्छे से। गैस। चलिए दोस्तों, शायद आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखते हैं हम ठोस और गैस, सॉलिड, गैस। दोस्तों हम देखते हैं ठोस क्या होते हैं और गैसेस क्या होते हैं। कोई भी वह पदार्थ जिसका आकृति एवं आकार निश्चित हो उसे हम ठोस कहते हैं। कोई वह पदार्थ जिसका आकृति एवं आकार निश्चित हो, आकृति व आकार निश्चित हो। कोई वह पदार्थ जिसका क्षेत्रफल हो, निश्चित हो। और कोई वह पदार्थ जो स्वयं का भार रखता हो, अर्थात उसका खुद का भार हो, उसे हम ठोस कहते हैं। ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकृति एवं आकार निश्चित हो, उनका क्षेत्रफल हो और स्वयं का भार रखते हों। और गैस इनकी
आकृति और आकार निश्चित नहीं होता, इनका क्षेत्रफल भी निश्चित नहीं होता और इनका भार भी नहीं होता। अब इसे अपन देखें, इस गैस के रूप में एक चीज़ और होती है जिसे हम बोलते हैं ऊर्जा या एनर्जी। तो हम बात कर सकते हैं इसके अंदर फिजिक्स की ऊर्जा और ठोस की कोरिलेशन को फिजिक्स कहते हैं। इसका मतलब है ऊर्जा के विभिन्न रूपों, स्वरूपों और इसके संबंधों का अध्ययन ही फिजिक्स कहलाता है। ऊर्जा के विभिन्न रूपों, स्वरूपों और संबंधों का अध्ययन ही फिजिक्स कहलाता है। ऊर्जा किस प्रकार कार्य करती है और किस प्रकार यह पदार्थों के साथ संबंध रखती है, इनका अध्ययन ही फिजिक्स कहलाता है। एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे केल्विन। उन्होंने कहा था फिजिक्स या भौतिक एक मापन का विज्ञान है। फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट। ये कथन है लॉर्ड केल्विन का। इनने कहा था भौतिक एक मापन का विज्ञान है, मापन का विज्ञान है। दोस्तों ये कथन याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये NTPC CBT 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसे मेमोराइज करके आपको बताया गया है। अब दोस्तों इसके बाद अपन इसकी भाषा देख लेते हैं और फिर देखते हैं हम फिजिक्स को पढ़ते कैसे हैं, इसके जनक कौन हैं, ये सब कुछ देखते हैं अपन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे भौतिकी को अगर हम देखें तो दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं परंपरागत भौतिकी, परंपरागत भौतिकी, इंग्लिश में बोल सकते हैं क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। और दूसरे को बोलते हैं आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी या मॉडर्न फिजिक्स। इस परंपरागत भौतिकी को आद्य भौतिकी, आद्य या चिरसम्मति भौतिकी भी कहते हैं। उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और आधुनिक भौतिकी आधुनिक या वर्तमान भौतिकी कहलाती है। दोस्तों हम इसके समय का निर्धारण कैसे करते हैं, कितने समय तक हम परंपरागत भौतिकी में रखेंगे, कितने समय के बाद की भौतिकी को हम आधुनिक भौतिकी में रखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं 19 AD समय, 1900 AD ये बिफोर होता है और ये 1900 AD आफ्टर होता है। उन्नीस सौ ईस्वी के पहले के समय की जो भौतिकी है उसे हम परंपरागत भौतिकी में रखते हैं, और 1900 ईस्वी के बाद के समय की जो भौतिकी है उसे हम आधुनिक भौतिकी या मॉडर्न फिजिक्स में रखते हैं। दोस्तों अब हम फिजिक्स के जनक की बात करें तो परंपरागत भौतिकी के पिता हैं न्यूटन। फिजिक्स में एक बहुत प्यारा और जाना माना नाम है सर आइजैक न्यूटन। का पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन।
और आधुनिक भौतिकी के पिता हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ये वही न्यूटन हैं जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। दोस्तों, अगर बात करें कौन से टॉपिक किस भौतिकी में रखे जाएंगे, तो हम परंपरागत भौतिकी में पहला टॉपिक रखते हैं यांत्रिकी, मैकेनिज्म। दोस्तों, परंपरागत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी में इस तरह से भी हम अंतर कर सकते हैं। ऐसी भौतिकी जिसमें जब से उसकी खोज हुई है, आविष्कार हुआ है, उसमें से कोई अपडेट नहीं हुआ विशेष, और आधुनिक भौतिकी में दिन प्रतिदिन अपडेट होते जाते हैं, इतना अंतर है। तो हम परंपरागत भौतिकी में जैसे देखते हैं यांत्रिकी में देखते हैं उपकरण, जिन उपकरणों की खोज हुई वो सेम है बिना अपडेशन के। फिर उसके बाद देखते हैं गति, जैसे गति के नियम हैं, तो जितने गति के नियम थे न्यूटन जी ने दिए, वो सारे अपन एक बार जो पढ़ते हैं सेम के सेम वही गति के नियम पढ़ेंगे जहाँ तक भी अपन गति पढ़ेंगे, इसलिए उसे परंपरागत भौतिकी में रखते हैं। एक और इसमें एक छोटा सा चैप्टर है जिसे अपन बोलते हैं उत्तोलक, लीवर। उपकरण, इक्विपमेंट, गति, मोशन, उत्तोलक को अपन बोलते हैं लीवर। उसके बाद आता है प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स। इसमें हम पढ़ते हैं तरंग प्रकृति, वेव नेचर और कण प्रकृति। तरंग प्रकृति और कण प्रकृति। प्रकाशिकी में हम पढ़ते हैं तरंग प्रकृति और कण प्रकृति। इस तरंग प्रकृति में देखते हैं तरंगें कैसा व्यवहार करती हैं, इनकी प्रकृति कैसी होती है, कैसे संचरण करती हैं, ये सब कुछ हम इस प्रकाशिकी में देखते हैं। और जब से प्रकाशिकी पढ़ते आ रहे हैं तब से हम इतनी ही चीज़ें पढ़ते हैं, इसलिए इसमें कोई अपडेशन नहीं है और इसे हम परंपरागत श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद हम इसमें और देखते हैं परंपरागत भौतिकी में ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक, इसमें हम देखते हैं ताप, ऊष्मा के नियम, या ऊष्मा संचरण के नियम, टेम्परेचर, हीट, ये सब कुछ हम देखते हैं ऊष्मागतिकी में। और ऊष्मागतिकी हमने जब से ताप पढ़ा है, ताप के 4 पैमाने होते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन, उनमें कोई अपडेट नहीं है। जब से वो बने हैं और हम पढ़ते आ रहे हैं, सेम के सेम पढ़ते आ रहे हैं। इसमें अगला चैप्टर हम देखते हैं स्थिर वैद्युत, इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोडायनेमिक में देखते हैं अपन विद्युत धारा, चुंबकत्व,
चुंबकत्व, जनरेटर, ये देखते हैं अपन स्थिर विद्युत में। विद्युत धारा क्या होती है, कैसे काम करती है, और विद्युत धारा में चुंबक का क्या प्रभाव पड़ता है, चुंबकत्व विद्युत धारा से कैसे प्रभावित होती है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, जनरेटर क्या होता है, किस सिद्धांत में काम करता है, और यह जनरेटर किस प्रकार विद्युत उत्पन्न करता है, ये हम सब देखते हैं। ये सारी चैप्टर अपन पढ़ते हैं परंपरागत भौतिकी के अंदर। इसके बाद होता है एक द्रवगतिकी। द्रवगतिकी इसे अपन बोलते हैं फ्लूइड डायनेमिक। फ्लूइड डायनेमिक इसमें हम देखते हैं उत्प्लावन का नियम, और उत्प्लावकता, उत्प्लावन का नियम, उत्प्लावकता के और केशिकत्व, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, और पृष्ठ तनाव के बाद अपन इसमें और देखते हैं द्रव संचरण। दोस्तों ये सब चैप्टर अपन परंपरागत भौतिकी में पढ़ने वाले हैं। इनके एक एक चैप्टर अपन विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अभी अपन भौतिकी परिचय के बारे में जान रहे हैं, इतने इतने चैप्टर अपन किस हिसाब से पढ़ने वाले हैं। अब हम देखते हैं हमारा परंपरागत भौतिकी में इतने चैप्टर आते हैं, देख चुके हम। उसके बाद हम देखने वाले हैं आधुनिक भौतिकी में कितने चैप्टर हैं और इसका महत्व क्या है, ये अपन देखने वाले हैं। अब परंपरागत भौतिकी के चैप्टर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब तक। द्रवगतिकी में अपन बर्नौली का सिद्धांत भी पढ़ेंगे। बर्नौली का सिद्धांत, आधुनिक भौतिकी। अब देखते हैं हम आधुनिक भौतिकी में या मॉडर्न फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। उसमें अपन पढ़ते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युतीय या इलेक्ट्रॉनिक्स। आधुनिक भौतिकी में हम वो चैप्टर रखते हैं जिनमें दिन प्रतिदिन सुधार होके अपडेट होता जाता है, और ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये दिन प्रतिदिन हमें डेली यूज की चीज़ें होती हैं, उन्हें हम रखते हैं आधुनिक भौतिकी में। तो जैसे हम देखते हैं विद्युतिकी में या इलेक्ट्रॉनिकी में, इसमें हम पहला देखते हैं कंप्यूटर। हमने देखा है जब कंप्यूटर का निर्माण हुआ था तब कंप्यूटर एक कमरे के बराबर हुआ करता था। इसमें डेली सुधार होता गया और अपडेशन होता गया, और आज के डेट में हम देखते हैं कंप्यूटर एक छोटा सा होता है जिसे हम आसानी से कहीं ला सकते हैं और ले जा सकते हैं। उसके बाद देखा हमने दूसरा उपकरण मोबाइल। दोस्तों एक टाइम था जब मोबाइल आता था नोकिया का, जिसमें हम कॉल कर सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज भेज सकते थे। और आज के समय में इस मोबाइल के माध्यम से हम नेट यूज करते हैं और फ़ोटो भेजते हैं, दुनिया की हर एक खबर लेते हैं,
और उसमें हम म्यूजिक सुनते हैं। तो कहने का मतलब मोबाइल का अपडेशन कितने % अपडेट हुआ है जो आज का एंड्रॉयड या स्मार्टफोन बना है, जबकि मोबाइल से जब मोबाइल बनाया गया था। उसी प्रकार एक अपडेट या रिसर्च है जिसे बोलते हैं रोबोट। ये रोबोट क्या होता है? रोबोट एक मानव की तरह कार्य करने वाली युक्ति या मशीन होती है जिसे हम रोबोट कहते हैं। रोबोट का हिंदी अर्थ होता है बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर। अब देखिए रोबोट ने कहाँ और कितनी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। तो बात करें अगर रोबोट की, तो विश्व का पहला रोबोट, विश्व का प्रथम रोबोट यूएसए के द्वारा 1961 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज देवल, जिन्होंने बनाया था। और इस रोबोट का नाम था, फर्स्ट रोबोट का नाम था यूनीमेट। रोबोट का हिंदी अर्थ होता है बंधुआ मजदूर। और विश्व का प्रथम रोबोट था जिसे यूएसए में 1961 में वहाँ के साइंटिस्ट जॉर्ज देवल ने बनाया था। उसका नाम था यूनीमेट, जो फर्स्ट रोबोट था। अब उसके बाद देखते हैं भारत का पहला रोबोट, भारत का प्रथम रोबोट ब्रावो था। कौन सा? ब्रावो। भारत का प्रथम रोबोट ब्रावो। विश्व में नागरिकता देने वाला व पुलिस में रोबोट को भर्ती करने वाला, रोबोट को भर्ती करने वाला पहला देश सऊदी अरब। सऊदी अरब। दोस्तों, जिस रोबोट को नागरिकता प्रदान की गई उसका नाम था सोफिया। नागरिकता प्राप्त करने वाले रोबोट का नाम सोफिया, जिसे हांगकांग ने बनाया था। जिसे हांगकांग के द्वारा बनाया गया था। अब बात करें अपन भारत में ट्रैफिक में उपयोग, भारत में ट्रैफिक में उपयोग करने वाला पहला, भारत में रोबोट का, एक सेकेंड, भारत में रोबोट का ट्रैफिक में उपयोग करने वाला पहला शहर, उपयोग करने वाला शहर था इंदौर। ये एमपी का एक शहर है। भारत का लगातार चौथी बार स्वच्छता में प्रथम
स्थान पाने वाला शहर है इंदौर, जहाँ पर रोबोट का उपयोग किया गया पहली बार ट्रैफिक के लिए। इसका एक फैक्ट और है, विश्व में निर्वाचन में प्राथमिकता देने वाला पहला देश निर्वाचन में प्राथमिकता मिली रोबोट को पहली बार न्यूजीलैंड में। कौन से दो देश में? न्यूजीलैंड में। उस रोबोट का नाम था सैम। दोस्तों एक बार अपन रिकॉल कर लेते हैं, आधुनिक भौतिकी 1900 ईस्वी के बाद के समय जिस भौतिकी का विकास हुआ उसे अपन आधुनिक भौतिकी में रखते हैं, और आधुनिक भौतिकी के पिता आइंस्टीन हैं। अब अपन देखते हैं आधुनिक भौतिकी में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। जैसे पहला लिखते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युतीय। इसमें से जैसे अपन ने पहले नहीं पढ़ा कंप्यूटर एक बहुत बड़ा यंत्र होता था पहले। अब इस समय के साथ साथ इसमें सुधार हुआ और एक इतना छोटा कंप्यूटर बनाया गया जिसे हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, स्थान परिवर्तित कर सकते हैं। उसमें अपडेट हुआ और जब कंप्यूटर बनाया गया था तब उसकी उतनी मेमोरी नहीं थी, और आज इतनी मेमोरी का विकास किया गया है जिसमें हम करोड़ों जीबी और करोड़ों टीबी की मेमोरी हम सेव करके रख सकते हैं। दूसरा मोबाइल, जब मोबाइल का आविष्कार हुआ था तब सिंपल हम या तो संदेश भेजने या फ़ोन करने के लिए या बात करने के लिए अपन उसका यूज करते थे, और आज संदेश या बात के लिए तो शायद इसका कम ही यूज किया जाता है, और बाकी अपन देखें इसे वीडियो में और इंटरनेट में विशेष रूप से मोबाइल का यूज किया जाता है। उसके बाद हम देखें रोबोट एक मानव निर्मित ऐसी युक्ति है जो मानव की भांति कार्य करती है। इसका निर्माण, इसका हिंदी अर्थ होता है बंधुआ मजदूर। अब रोबोट पहली बार कहाँ बना? विश्व का प्रथम रोबोट यूएसए में 1961 में जॉर्ज देवल ने फर्स्ट रोबोट बनाया था जिसका नाम था यूनिमेट। भारत का प्रथम रोबोट ब्रावो, कहने का मतलब भारत में बनाया गया पहला रोबोट ब्रावो था। विश्व में नागरिकता देने वाला व पुलिस में रोबोट को भर्ती करने वाला पहला देश था सऊदी अरब। यानी सऊदी अरब ने पहली बार रोबोट को पुलिस में भर्ती किया, और सऊदी अरब ने ही पहली बार रोबोट को नागरिकता प्रदान की। और जिस रोबोट को नागरिकता प्रदान की थी उसका नाम था सोफिया, और यह सोफिया नाम का रोबोट हांगकांग के द्वारा बनाया गया था। भारत में रोबोट का ट्रैफिक में उपयोग करने वाला पहला शहर इंदौर था, जो एक एमपी का शहर है। और उसके बाद है निर्वाचन में प्राथमिकता दी गई रोबोट को न्यूजीलैंड के द्वारा, और उस रोबोट का नाम था सैम। दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड ऊपर एक लिख देते हैं। उस रोबोट का नाम था सैम। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। चलो दोस्तों अपन इसका दूसरा चैप्टर देखते हैं। आधुनिक भौतिकी का दूसरा चैप्टर है, पहला अपन ने देखा इलेक्ट्रॉनिक्स, और दूसरा चैप्टर है नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी, इसे अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। दोस्तों हम देखते हैं नाभिकीय भौतिकी, कहने का मतलब नाभिक में भौतिकी का किस प्रकार उपयोग है और हम इसका किस प्रकार दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। देखिए
नाभिकीय भौतिकी को अपन बांटते हैं दो भागों में। पहला है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, और दूसरा है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन, संलयन का मतलब होता है जुड़ना, एक साथ कनेक्टिविटी बना के रखना। तो नाभिकीय संलयन में अणु बम, अणु बम होते हैं जो वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करते हैं। सूर्य होता है जो सूर्य हमें रोशनी देता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य हमें ऊष्मा और ऊष्मा ऊर्जा और रोशनी या प्रकाश किस क्रिया के कारण देता है, तो हम देखते हैं नाभिकीय संलयन की क्रिया के अनुसार। और सूर्य में कौन कौन सी गैसें होती हैं जो संलयन की क्रिया करते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के अंदर दो प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन व हीलियम। ये मिलकर एक भारी परमाणु का मिलकर एक भारी अणु का निर्माण करती हैं, और जिसके कारण से ये जिसके जुड़ने से हमें बहुत मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता है। तीसरा है तारे। तारों की जो ऊष्मा और ऊर्जा मिलती है वो हमें नाभिकीय संलयन के माध्यम से ही मिलती है। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तारे हमें किस क्रिया के कारण रोशनी देते हैं? तो नाभिकीय संलयन के कारण। सूर्य हमें किस प्रक्रिया के कारण ऊष्मा और प्रकाश देता है? नाभिकीय संलयन के कारण। सूर्य में कौन कौन सी गैसें होती हैं जो क्रिया करती हैं? तो हाइड्रोजन और हीलियम। अब उसके बाद हम देखते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में हम देखते हैं परमाणु, परमाणु बम, इसे बोलते हैं हम एटम बम। एटम बम, परमाणु बम एक प्रकार का नाभिकीय विखंडन की क्रिया के सिद्धांत पर काम करता है। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, परमाणु बम कोई इतना बड़ा बम नहीं होता जो एक विस्तृत क्षेत्र को जला के नष्ट कर सके। इसमें एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है जिसमें एक अणु से दो परमाणु निकलते हैं, और वो दोनों परमाणु विखंडित होकर फिर दो परमाणु निकालते हैं। इस प्रकार से यह संरचना सतत फैलती जाती है और एक बहुत कम समय में बहुत बड़े क्षेत्र की वायु को संक्रमित कर देता है, जिससे हमें सांस लेने में या ऑक्सीजन लेने में कठिनाई होती है, और वहाँ के लोग स्वतः ही अपने आप मरने लग जाते हैं। तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत में काम करता है। दूसरा देखते हैं हम परमाणु भट्टी। परमाणु भट्टी इसे बोलते हैं रिएक्टर। जैसे समुद्र के जल से हम विद्युत का निर्माण करते हैं, यह नाभिकीय रिएक्टर बोलते हैं, उसमें हम नाभिकीय विखंडन का उपयोग करते हैं। यह नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित होता है। दोस्तों, इसके बाद अपन ने आज भौतिक विज्ञान का परिचय पढ़ा अच्छे से। अब इसके बाद अपन इसका सिलेबस देखेंगे, और सिलेबस देख के तुरंत अपना एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक भौतिकी का होगा मेजरमेंट। तो तब तक के लिए दोस्तों अपन ये वीडियो पढ़ते हैं, और इस वीडियो में आपको पढ़ने में क्या मदद मिली और आपको वीडियो ये कैसा लगा, हमें कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, आप अच्छा रिस्पांस देंगे, आशा करते हैं आपको पसंद भी बहुत अच्छा आएगा। तो इसके लिए हम अगला वीडियो बहुत जल्द आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।